हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। दोस्तों, मेरा नाम शोभित है। मैं आज आपको इंडियन इकोनॉमिक्स से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे के सारे क्लियर कराने वाला हूं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे, बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर आपको बिल्कुल भी पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होने जरूरी हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली हल कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन पूछता है, तो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो तभी आप स्टेटमेंट को हल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात, मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। जीडीपी से या जीएनपी से या फिर जीवीए या एनडीपी या एनएनपी, ये किस प्रकार की जो टर्म होती हैं वो किस प्रकार के आधार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करूंगा। और इसके आपके जितने भी बेसिक नॉलेज है वो सारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो नीर और रीर को लेकर पूछा गया था, कि जो एक्सचेंज रेट होते हैं, जो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होते हैं डॉलर के टर्म में, हमारे देश की जो करेंसी होती है वो किस प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ पर वो लाई करती है और कैसे वो एक्सचेंज रेट को वो उतार चढ़ाव होता रहता है। इस प्रकार सा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। 3 स्टेटमेंट दिए गए थे। तीनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा गलत है या कौन सा सही है आपको चूज करना है। वीडियो के अंत में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और दूसरी बात, अगर आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन को भी आप हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों जीडीपी के बारे में। ये 4 टर्म है, चारों के चारों टर्म आपको जरूर ध्यान रखनी है। 4 टर्म किस प्रकार से यूज होती है, पहले मैं बात करता हूं जो दोस्तों जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है। अब जीडीपी को काउंट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम 3 मेथड को यूज करते हैं। पहले कौन सा होता है दोस्तों, ये होते हैं दोस्तों इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। इनकम मेथड के अंदर इनकम, लेबर, वेजेस और सैलरी, प्रॉफिट और प्राइवेट सेक्टर बिजनेस, रेंट, इनकम फ्रॉम ओनरशिप और लैंड। तो दोस्तों इनके आधार पर ही इनकम मेथड को काउंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें 3 मैंने आपको जीडीपी कैलकुलेशन के लिए 3 मेथड बताया हूं। और तीसरा है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर के मेथड के अंदर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, इसके आधार पर ही हम अपनी जीडीपी को काउंट करते हैं। दूसरों आउटपुट मेथड के अंदर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये 3 मेथड हैं जो जीडीपी को काउंट करते हैं। अब मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूं कि भारत के अंदर जीडीपी को या फिर वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार की जीडीपी को काउंट किया जाता है। दोस्तों, अगर हम डॉलर के टर्म में जीडीपी को काउंट करें तो हमारे देश की जो जीडीपी है वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर हम दोस्तों वहीं अगर हम रुपए की टर्म में बात करें तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए रुपए की टर्म में कितनी आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों जीडीपी को क्या कहा जाता है, क्या क्या होती है जीडीपी। जीडीपी, अगर हमारे देश के अंदर कोई भी उत्पादन हो रहा है, चाहे वो विदेशी कंपनी है चाहे वो भारत की कंपनी है, हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, न कि किसी विदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की, उसको ही जीडीपी में काउंट किया जाता है। जैसे एक फोन है, बन के तैयार हुआ, कोई विदेशी कंपनी है या फिर कोई भी एप्पल की कंपनी है भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है। अब मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ वो क्या कर रही है, उसमें जो जो हम टैक्स भी जोड़ देते हैं, सारी चीज एक जो फ़ोन की कीमत होती है वो आती है 90,000 रुपये या 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये का एक फ़ोन तैयार हो जाता है उसकी मार्केट प्राइस के आधार पर। उसी को जीडीपी में के अंदर काउंट किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, उसी को जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है, उसको कहा जाता है जीडीपी। अब जीडीपी किस प्रकार की होती है आपको पता है कि जीडीपी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े ये आ गए कि भाई आईएमएफ के आंकड़े ये है, भारत की जीडीपी इतनी रहने वाली है, इतनी रहने वाली है। दोस्तों, वो होता है उत्पादन के आधार पर कि भारत के जो उत्पादन है एक साल के अंदर किस प्रकार का उत्पादन होगा। तो दोस्तों एक साल इसमें काउंट किया जाता है, एक साल में किस प्रकार का उत्पादन होगा और आगे आने वाले समय में ये जीडीपी कितनी रहने वाली है। दोस्तों, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं दोस्तों नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी भी आपको देखना है और रियल जीडीपी भी आपको जरूर ध्यान रखनी है। मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं, न कि आपको बिल्कुल भी पीएचडी करा रहा हूं इस पे कि हमें आपको बिल्कुल ही डीपली जाना है कि ये चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें पढ़नी है। नहीं, हमें सिर्फ आपको अगर बेसिक नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को ईजिली हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब नॉमिनल जीडीपी को जरा काउंट करिए किस प्रकार से काउंट की जाती है। नॉमिनल जीडीपी एक करंट ईयर को देख के काउंट की जाती है, मतलब करंट मार्केट प्राइस। जैसे कि अब भारत के अंदर
एक फ़ोन की कीमत को ही ले लेते हैं, एप्पल का जो फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन की कीमत 1 लाख रुपए है, और पिछले जो साल थी वो गई थी, वो पिछले साल वो कम थी, लेकिन इसके अंदर इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है? नहीं दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट या महंगाई को काउंट नहीं किया जाता है। वहीं अगर रियल जीडीपी की बात करें, रियल जीडीपी के अंदर हम दोस्तों बेस ईयर को माप के रियल जीडीपी को मापते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जो बेस ईयर मापा जाता है वो होता है 2011 और 2012। 2011-12 का लेकर हम बेस ईयर चलते हैं, इसको हम रियल जीडीपी के आधार पर मापते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। ये आपको इफेक्टिव ऑफ द इन्फ्लेशन आप इसमें देखिए, रियल जीडीपी इन इन्फ्लेशन एडजस्ट जीडीपी, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिए। रियल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है और नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है और रियल जीडीपी क्या होती है, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों। एक और जीडीपी के एक और आधार पर हम अपनी जीडीपी को मापते हैं, वो होते हैं ट्रिपल पी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी ये क्या बीमारी है भाई? ये परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम जीडीपी को किस प्रकार से मापते हैं? अब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। उदाहरण कैसा कि अमेरिका के अंदर एक कप कॉफ़ी की कीमत है $1 वहीं अगर हम भारत के अंदर उस कॉफ़ी को कप को खरीदे वो है ₹10। अब डॉलर के टर्म में अगर आप भारत के अंदर डॉलर में खरीदेंगे, $1 के मुकाबले खरीदें तो 8 कॉफ़ी के कप भारत के अंदर आप खरीद पाओगे। तो आप इसको अंदाज़ा लगा लीजिए, 7 कॉफ़ी के कप का अंतर हो जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों परचेजिंग पावर पैरिटी। हमारे देश की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में अगर हम अपनी जीडीपी को काउंट करें तो हम तीसरे स्थान पर आते हैं। अमेरिका और चाइना के बाद हमारा तीसरा स्थान होता है। वहीं अगर हम नॉर्मल जीडीपी के बारे में बात करें तो हम 7वें स्थान पर लाई करते हैं। तो दोस्तों इस आधार पर हम अपनी जीडीपी को काउंट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉर्मल जीडीपी और पीपीटी के टर्म के आधार पर हम जीडीपी को काउंट करते हैं। तो ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक्सप्रेस इन करंट मार्केट प्राइस, ये बात मैंने आपको बता दी। बेस ईयर मार्केट प्राइस के आधार पर रियल जीडीपी को मापा जाता है। ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों जो मैंने आपको बताई कि एक्सपेंडिचर अप्रोच फॉर्मूला के आधार पर ही जीडीपी को मापा जाता है। इसमें ये सी से हो जाता है दोस्तों कंजम्पशन, और आई से हो जाता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, और जी से हो जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एन से हो जाता है नेट एक्सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें होती हैं और जीडीपी के फॉर्मूला होता है दोस्तों ये, इस आधार पर जीडीपी को मापा जाता है। ठीक है, इनकम अप्रोच के आधार पर टोटल इनकम किस प्रकार की होती है, ये सब बातें मैंने आपको इसमें ऑलरेडी बता दी है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं उसमें नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट के बारे में कि नेशनल इनकम कैसे किस प्रकार से मापी जाती है। पहले तो मैं बात करता हूं दोस्तों डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन क्या होती है दोस्तों? डेप्रिसिएशन वो होती है जब हम जीडीपी के अंदर किसी भी चीज को, मतलब कोई भी अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन करने के नाम पर हमारी जो चीजें होती हैं वो ह्रास भी तो होती है, मतलब मूल्य ह्रास भी तो होता है भाई। चीजें कोई घस जाती हैं, और भाई मानने की बात है कि कोई उत्पादन करने के लिए, कोई किसी मोबाइल का उत्पादन करने के लिए हमने जो भी चीज़ लाए हैं उसमें कहीं ना कहीं टूट फूट भी तो होती रहती है। तो दोस्तों वो होता है मूल्य ह्रास, मतलब उसको मूल्य ह्रास को निकाल देते हैं। तब हम जीडीपी के अंदर से जो मूल्य ह्रास को निकालते हैं उसको काउंट किया जाता है। वो होता है दोस्तों एनएनपी, मतलब जीएनपी में से हमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट हमारा निकल के आ गया। अब दोस्तों बात करता हूं मैं इसमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी, ये तो बात मैंने ऑलरेडी कर ली है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी के बारे में बात करता हूँ। इसमें से हमने जीडीपी में से हमने डेप्रिसिएशन को घटाया तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आया। ध्यान रखना दोस्तों, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन है मूल्य ह्रास, मतलब अगर किसी हमने जो घसावट हुई है, जो भी किसी कंपनी में कोई भी मशीन की घसावट हुई है या फिर कोई चीज़ खराब हो गई है, फिर उसमें से निकाल दे, तो ये सब चीज़ें निकाल नुकुल के जो हमारा नेट प्रोडक्ट होता है, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसको ही हम एनडीपी को कहा जाता है दोस्तों, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब नेशनल इनकम फॉर्मूले को देख लीजिए। नेशनल इनकम फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ये सब चीजें काउंट की जाती है एक नेशनल इनकम को ज्ञात करने के लिए, मतलब एक नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए। ये सब बातें हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। जीएनपी के बारे में भी अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जीएनपी क्या होती है। मैंने आपको जीडीपी बताई, एक बाउंड्री के अंदर भारत के अंदर कोई भी सामान जो उत्पादन होता है एक साल के अंदर, उसको जीडीपी में अंदर काउंट किया जाता है। वहीं अगर हम जीएनपी की बात करें, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट,
इसको भी हम भारत के ही अंदर, और भारत की जो कंपनियां हैं, जैसे आप टाटा देखेंगे, इंफोसिस या टीसीएस कंपनी है, जो भारत के कंपनियां हैं, विदेशों में भी काम कर रही हैं, और भारत के जो रेजिडेंट्स हैं, मतलब भारत के जो नागरिक हैं, वो विदेशों में भी जाके काम कर रहे हैं और अपने देश में भी कार्य कर रहे हैं, अपने देश में भी उत्पादन कर रहे हैं, उसको ही जीएनपी के अंदर काउंट किया जाता है। उसके अब हम इसमें से किस चीज़ को निकालेंगे, हम जो विदेश की कंपनी है उनको निकाल देंगे इसमें से, तो जीएनपी के अंदर काउंट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये जीएनपी और जीडीपी का दो का डिफरेंस है, इनको जरूर ध्यान रखना है। अब इनकम अर्न बाई इंडियन सिटीजन इन इंडिया इंक्लूड किया जाता है हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। जीडीपी के अंदर क्या क्या बोला था मैंने आपको, जीडीपी के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो भारत के अंदर उत्पादन हो रही है एक ईयर के अंदर, चाहे वो विदेशी कंपनी है, चाहे वो फिर भारत की कंपनी है, भारत के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, या फिर जो भी सेवा का उत्पादन हो रहा है, या फिर सेवा जो भी दी जा रही है, वो जीडीपी के अंदर काउंट होती है। और जीएनपी के अंदर मैंने क्या बात बताई थी आपको, रेजिडेंस, मतलब भारत का जो नागरिक है, चाहे वो भारत के अंदर कार्य कर रहा है, चाहे वो विदेश में अंदर जाके कार्य कर रहा है, इसमें हम जीएनपी को काउंट करते हैं। हम इसमें जो विदेशी कंपनी भारत के अंदर आके उत्पादन कर रही है उसको काउंट नहीं करते हैं, ध्यान रखना है दोस्तों। इनकम अर्न बाई फॉरेन नेशनल इन इंडिया इंक्लूड फॉरेन टेरिटरी, इसके अंदर हम फॉरेन टेरिटरी को भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो उत्पादन हो रहा है और जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर कार्य कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, उसको भी हम जीडीपी के अंदर कर लेते हैं। लेकिन इंक्लूड हम इसमें कौन सा नहीं करते, जीएनपी के अंदर क्या नहीं करते, हम जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, जो फॉरेन कंपनियां होती हैं, उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं जीएनपी के अंदर। तो दोस्तों ये डिफरेंस है इनका, आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जीएनपी और जीडीपी का जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आप इसको जरूर इजीली, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने उसको हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक टर्म और यूज होती है दोस्तों जीडीपी को मापने के लिए, एक होती है दोस्तों ग्रोस वैल्यू एडेड। मतलब अब नई नई चीजें आने लग रही है ना, क्योंकि भाई अगर किसी देश की जीडीपी को मापना है, वो एग्जैक्ट तो नहीं नापी जाएगी भाई, एग्जैक्ट यही जीडीपी है भारत देश की या फिर किसी भी देश की, एग्जैक्ट यही जीडीपी है, नहीं दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल जरूर हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीजों को मापने के लिए अब एक नया मेथड भी यूज किया जा रहा है, ग्रोस वैल्यू एडेड। इसमें दोस्तों क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड एक्सक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंक्लूड सब्सिडी। सब्सिडी को इंक्लूड किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को इसमें एक्सक्लूड किया जाता है, तब जाके जीडीपी होती है दोस्तों तैयार। और दोस्तों वहीं अगर जीवीए अगर हम काउंट करते हैं, ऐसे बेसिक प्राइस इंक्लूड किया जाता है हम इनडायरेक्ट टैक्स को, और एक्सक्लूड किया जाता है सब्सिडी को, उसको कहा जाता है दोस्तों जीवीए। अब जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट के अंदर, मतलब लागत मूल्य के अंदर, जीडीपी एट ए मार्केट प्राइस के अंदर माइनस करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को और प्लस सब्सिडी को टैक्स करते हैं, दोस्तों ये निकल के आता है हमारा जीडीपी या जीवीए। ध्यान रखना है, जीवीए अलग होता है, जीडीपी अलग होता है। उसके अंदर दोस्तों यही तो चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे कि भाई किस चीज़ को हम एक्सक्लूड करेंगे या किस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे। अगर हमें जीडीपी को मापना है, हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड एक्सक्लूड करेंगे, तो जीवीए को मापने के लिए हम, तो जीवीए को मापने के लिए हम दोस्तों क्या होगा, बेसिक प्राइस का क्या अंतर होता है, जीडीपी एट ए फैक्टर कॉस्ट, मतलब लागत मूल्य प्लस प्रोडक्शन टैक्स, मतलब जो टैक्स पर प्रोडक्शन किया जाता है, और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, जो सब्सिडी होती है सरकार के द्वारा, जो सब्सिडी दी जाती है, उसको कहा जाता है दोस्तों जीवीए। ध्यान रखना दोस्तों, जीडीपी राइज वर्किंग विद टेकिंग जीवीए एट ए बेसिक प्राइस इनटू अकाउंट। जीवीए और जीडीपी में सिर्फ यही दोनों डिफरेंस है कि इसमें से हमें सब्सिडी को एक्सक्लूड किया जाता है, उसी के आधार पर हमारी जीवीए काउंट होती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक्सचेंज रेट के बारे में, ये बातें मैंने करनी जीडीपी के बारे में, एनडीपी के बारे में, एनएनपी के बारे में, जीवीए के बारे में और जीएनपी के बारे में। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप बात करिए दोस्तों, भारत के अंदर या फिर किसी भी वर्ल्ड के अंदर जो भी कॉमन करेंसी है वो कौन सी है, वो है दोस्तों डॉलर। अब डॉलर की टर्म में अगर मैं बात करूँ, डॉलर के टर्म में ही हमारी जीडीपी को काउंट किया जाता है, डॉलर के टर्म में ही हमारा आयात निर्यात होता है। अब दोस्तों हमारे देश के अंदर कौन सी करेंसी है, हमारे देश के अंदर है रुपया चलता है, वहीं बांग्लादेश के अंदर टका चलता है, पाकिस्तान के अंदर रुपया चलता है, नेपाल के अंदर रुपया चलता है, श्रीलंका के अंदर रुपया चलता है, तो भारत के अंदर भी तो अपना रुपया चलता है। अब रुपये के अंदर अगर हम किसी विदेशों से व्यापार करना है, मानने की बात है हमें यूरोप से व्यापार करना है या फिर अमेरिका से व्यापार करना है, तो क्या हम अपना रुपया लेकर जाएंगे, नहीं दोस्तों, हम जाएंगे वहां पर डॉलर लेके, क्योंकि एक कॉमन करेंसी है जिसका डोमिनेंस सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के ऊपर। तो वहीं अगर डॉलर
को हम एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करें, मतलब उसका डॉलर का एक्सचेंज रेट वैल्यू निकालें, तो भारत के अंदर जो डॉलर की वैल्यू है वो है 80 रुपये। तो ये हमारी एक्सचेंज रेट वैल्यू हुई। हमारे देश के अंदर डॉलर की वैल्यू कितनी है, वो है 80 रुपये। इसको कहा जाता है दोस्तों एक्सचेंज रेट वैल्यू। अगर एक आप देख लीजिए, अगर हम किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार के साथ साथ हम क्या करते हैं दोस्तों, एक बकेट होती है, बकेट के अंदर एक चीज़ें होती हैं भाई, तेल हो गया और कोई गुड्स हो गए या फिर कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट होता है, तो उसके अंदर जो भी एक बकेट के अंदर जो भी एक चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी एक एक्सचेंज रेट के आधार पर तय की जाती हैं कि इस आधार पर ही इस चीज़ का वैल्यू इतनी होगी डॉलर के टर्म में। ध्यान रखना दोस्तों, डॉलर के टर्म में ही उसको यूज किया जाता है। दोस्तों टाइप ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने प्रकार के होते हैं? फिक्स होता है एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स किस आधार पर होता है अब देखते हैं आपको। जो फ्लेक्सिबल होता है दोस्तों, फ्लेक्सिबल क्या है? फ्लेक्सिबल है, आप देखते हैं जैसे तेल का है, तेल के जो प्राइस हैं वो ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे ये रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, उसके कारण बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तेल के जो कच्चा तेल है उसके ऊपर देखे गए। फिक्स होता है दोस्तों फिक्स रेट, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग रेट। तो ये सब एक्सचेंज रेट होते हैं जो रुपये की टर्म को या फिर किसी भी देश की मुद्रा को या किसी भी देश के करेंसी को उतार चढ़ाव डॉलर के मुकाबले ऊपर नीचे होते रहते हैं। दोस्तों जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अब आप उसका क्वेश्चन को हल करिए कि किस प्रकार का वो क्वेश्चन पूछा गया था। अब नीर जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था उसमें है, ध्यान रखना, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? द वेटेज एवरेज वैल्यू ऑफ द कंट्री currency relative to a pole of the currency. The weightage are determined by the importance a home country place on the other currency within a pole, usually based on a trade. मैंने क्या कहा आपको? ट्रेड के ऊपर ही सारा का सारा दामोदार होता है, ट्रेड के ऊपर ही ये सब चीज़ें एक्सचेंज रेट फॉलो होती रहती है। यूजुअली मेजर बाय द ट्रेड फॉलो, यूजुअली मेजर बाय द ट्रेड फॉलो, ट्रेड को ही फॉलो करके ये सब चीज़ें मेजर की जाती हैं। अब रीर को देख लेते हैं, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट सेम एज ए नीर बट एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन। इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है इन्फ्लेशन को, लेकिन नीर के अंदर इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। बेटर मेजर ऑफ द कम्पिटेटिवनेस ओवर द टाइम टेक इनटू अकाउंट प्राइस मोमेंट, ए हायर रियर इंडिकेट लोअर कम्पिटेटिवनेस एज ए कॉस्ट मोर प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसमें आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से रियर और नीर को काउंट किया जाता है और क्या एक्सचेंज रेट होता है। इसमें इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, रियर के अंदर इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, महंगाई को काउंट किया जाता है। इसी के आधार पर जो रियर होता है, जो नीर होती है, वो एडजस्ट जो एक्सचेंज रेट होता है उनको काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए हमें किस प्रकार की जरूरत होती है, क्या क्या चीज़ें जरूरत होती हैं, अब ये भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, जैसे डेवलपिंग कंट्री है या फिर डेवलप कंट्री है, उस देश की अर्थव्यवस्था को हम किस प्रकार से माप सकते हैं? उसको माप सकते हैं दोस्तों हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। एक इंडेक्स चलता है दोस्तों जो कि एक संस्था के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। तो कहीं ना कहीं कहीं बहुत ज़्यादा उनको निकाला जाता है। जैसे आप इंडेक्स को देख लेते हैं, एक HDI इंडेक्स है और जो पॉवर्टी इंडेक्स है। तो ये बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के, भाई यहाँ पर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ पर रहन सहन कैसा है, यहाँ पर एजुकेशन सेक्टर कैसा है, हेल्थ सेक्टर कैसा है। तो वो देश सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और उस देश के जो नागरिक होते हैं वो बहुत अच्छे से अपने आप को सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। दोस्तों ऐसा ही एक इंडेक्स है HDI इंडेक्स। इसके अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, एक होता है नॉलेज, एक होता है लॉन्ग हेल्थ, और एक होता है दोस्तों एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस प्रकार का होता है। दोस्तों ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ, एवरेज एजुकेशन लेवल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, GNP पर कैपिटा इनकम किस प्रकार की होती है, कैसे होती है, तो ये HDI के अंदर काउंट किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये कंट्री हैं जो बहुत बेस्ट होती हैं। जो यूरोप की कंट्री को आप लगभग सभी को मान लीजिए, इसमें सबसे जो टॉप स्थान पर रहता है HDI इंडेक्स के अंदर। भारत की जो रैंक है लगभग 142 के, भारत की इस इंडेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें जो टॉप पर रहता है वो है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, ये आइसलैंड, ये सारी की सारी जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं जो
अच्छे अच्छे मतलब इनको इनके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लाइफ ऑफ एक्सपेक्टेंसी इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसी आधार पर अब दोस्तों पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है कि किसी देश की पॉवर्टी की मतलब गरीबी वहाँ पर किस प्रकार की है। हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग, इनको मेजर किया जाता है। न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ईयर ऑफ द स्कूलिंग, स्कूलिंग अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग या फिर एसेट। इसी आधार पर एक किसी जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसको मापा जाता है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, एमपीआई होता है। तो बहुत प्रकार के इंडेक्सेस होते हैं, उसी के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को मापा जाता है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भारत की भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत अभी भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा पीछे है। हमारे देश के अंदर एजुकेशन सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, हेल्थ सेक्टर नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर अच्छा नहीं अभी हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अब इस चीज़ को आगे आने वाले समय में उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आप जरूर ध्यान रखिए। दोस्तों मैंने आपको जीडीपी किस प्रकार की बातें करी, जीएनपी की बात करी, जीडीपी की बात करी या फिर एनएनपी की बात करी, एनडीपी की बात करी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जीएनपी, ग्रीन जीडीपी के बारे में। अब ग्रीन जीडीपी ये क्या आफत है भाई, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ग्रीन जीडीपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिहाज से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रीन जीडीपी को भी जानना बहुत जरूरी है। यूपीएससी के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको मेंस राइटिंग में आपको लिखने को मिल सकता है। ग्रीन जीडीपी क्या होता है दोस्तों? ग्रीन जीडीपी वो टर्म होती है, अगर हम देश के अंदर उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन के साथ साथ हम इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए कि इन्वायरमेंट दूषित ना हो, इन्वायरमेंट को कोई कोई हानि ना हो, तो इसी आधार पर उसको कहा जाता है दोस्तों ग्रीन जीडीपी। अगर किसी देश के अंदर ग्रीन जीडीपी बहुत अच्छी है उसको, तो वो देश कहीं ना कहीं सक्षम है। अब देख लीजिए आप, भूटान एक देश ऐसा है जहाँ पर एक हैप्पीनेस इंडेक्स भी लाया जाता है, वहाँ पर ग्रीन जीडीपी भी लाई जाती है। तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में सबसे आगे है। भूटान देश एक हमारे देश से सटा हुआ ही एक देश है भूटान देश, आप जानते होंगे। तो इन्वायरमेंट, एडजस्ट, ग्रोथ, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। रिडक्शन इन द नेचुरल कैपिटल स्टॉक, इन्वायरमेंटल एसेट, नेचुरल रिसोर्सेज। आप देखे होंगे भारत के अंदर ग्रीन बॉन्ड्स लाए गए हैं। ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब भारत के अंदर जो भारत सरकार ग्रीन बॉन्ड के आधार पर पैसा सरकार उधार उठा रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इन्वायरमेंट को भी दूषित ना करें और अपना प्रोडक्शन भी करते रहें, तो इसी को कहा जाता है दोस्तों ग्रीन जीडीपी। एक विद इन बाउंड्री के अंदर अगर हम इन्वायरमेंट को दूषित कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन जीडीपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, इनको जरूर ध्यान रखें दोस्तों। जीडीपी और जीडीपी को बातें मैंने आपको बता दी है दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि जितनी भी नोटिफिकेशन होती है आपको तुरंत मिलती रहे। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। आगे आने वाला जो लेक्चर होगा वो बैंकिंग सेक्टर से होगा, उसका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं इसमें, और उसमें सारी बातें बैंकिंग सेक्टर के बारे में बताऊँगा। इसमें मैंने सिर्फ बेसिक नॉलेज आपको बताई है कि किस प्रकार की जो जीडीपी होती है कैसे काउंट की जाती है, जीएनपी कैसे काउंट की जाती है, एनडीपी कैसे काउंट की जाती है, वो सारी बातें मैंने, डेप्रिसिएशन क्या होता है, वो सारी बातें, नीर और रीर किस प्रकार के होते हैं, वो सारी बातें इसमें डिस्कस कर ली हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको तुरंत मिलती रहे। बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।